कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन तो तय हो गया है। 63 और 17 सीटों का बंटवारा तो हो गया, मगर बताया जा रहा है कि तमाम कांग्रेस के हैवी वेट चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। कल हमने आपको एक नाम बताया, अजय राय साहब का, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके विचार बताए कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है इस बार वाराणसी से। इसी तरह कुछ और नामों के बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे राज्यसभा चुनाव के बारे में, जिसमें बताया जा रहा है कि जो नंबर गेम को लेकर रस्साकसी चल रही है, फिलहाल उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती दिख रही है। उसको 10 वोटों की ज़रूरत है और ऐसा कहा जा रहा है कि उसने जुगाड़ कर लिया है। तो जुगाड़ के पीछे की पूरी कहानी क्या है, आपको ये समझाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है, वो है पेपर लीक के आरोप को लेकर। 2 परीक्षाएं हुई थी, आरओ और पुलिस भर्ती। इन दोनों ही परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगे और आज प्रयागराज में आरओ भर्ती वाले अभ्यर्थी और लखनऊ के इको गार्डन में लाखों छात्र अभ्यर्थी जो कि पुलिस का एग्ज़ाम दिए थे वो जुटे थे। उन्होंने अपनी मांगें रखी हैं। तो सरकार का इसको लेकर क्या एक्शन प्लान है, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी रोज़ाना की तरह हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। आज मुझे लगता है किसी कमरे में हैं और इसीलिए थोड़ा रोशनी कम पड़ रही है उन पर, मगर मुस्कुरा रहे हैं हमेशा की तरह। पंकज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। तो शुरुआत गठबंधन से कर लेते हैं। गठबंधन तो हो गया है, मगर गठबंधन के बाद से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के सामने नई तरह की मुश्किलें सामने आ रही हैं। उनके अध्यक्ष साहब, कल आपने बताया पंकज जी, अजय राय, वो बहुत इच्छुक नहीं है चुनाव लड़ने के वाराणसी से। अब कुछ और नाम भी बताए जा रहे हैं कि वो भी बहुत खुश नहीं हैं या तैयारी नहीं लेके चल रहे हैं चुनाव लड़ने के लेकर। ऐसे कौन से नाम है पंकज जी? देखिए, सबसे पहले तो अजय राय का जिक्र आया था, वो खुद ही कहे थे। और जैसे ही पता लगा, वाराणसी से जो पूर्व सांसद रहे राजेश मिश्रा, जो कि भदोही से टिकट मांग रहे थे और इसीलिए कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से भदोही सीट मांग भी रही थी, जैसे ही उन्हें इस बात की भनक लगी कि अजय राय चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और हो सकता है कि ये जिम्मेदारी उन पर आ जाएगी बनारस से चुनाव लड़ने की, तो वो भी एक तरीके से खूब भवन में चले गए और साफ साफ कह दिया कि भैया हमको अगर देना है तो आप भदोही से दीजिए, बनारस से तो हम नहीं लड़ेंगे। तो बनारस का मामला बहुत दिलचस्प हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से आखिरकार उम्मीदवार होगा तो कौन होगा। अब बात करते हैं बांसगांव। आप जानते हो गोरखपुर के बगल में एक बांसगांव सुरक्षित सीट है, जहां से बीजेपी के कमलेश पासवान अभी सांसद है। यहाँ का भी मामला दिलचस्प होगा। आपको याद होगा, अगर आपको तस्वीरों का अगर हम देखें पिछले, तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और बड़े कांग्रेस नेता महावीर प्रसाद की मूर्ति का अनावरण करने के लिए बांसगांव पहुंचे थे। महावीर प्रसाद की बेटी से भी बात किए थे और ये इसीलिए वो सीट मांगी जा रही थी कि महावीर प्रसाद बड़े कांग्रेसी नेता रहे हैं, वहां पर कई बार सांसद रहे हैं, तो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वो सीट मांग ली गई। सीट तो तय हो गया और महावीर प्रसाद की बेटियां वहां से मना कर दी कि भाई हम तो यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब कांग्रेस फंस गई है, करे तो क्या करें, कहां जाएं। ये सीट ले गए तो उम्मीदवार कौन होगा? तो आपको याद होगा 2009 जब बहराइच से, कहते हैं ना कमल किशोर कमांडो, आपने नाम सुना होगा, वो पहले राजीव गांधी की सुरक्षा में थे। तो मुझे लगता है ये घंटी वो कमल किशोर कमांडो के गले में बंध सकती है। ऐसी खुसुर फुसुर चर्चा शुरू हो गई कांग्रेस पार्टी में कि महावीर प्रसाद की बेटी तैयार नहीं होती तो चलिए कमल किशोर जी को हाँक लिया जाए। ऐसे ही सीतापुर का मामला भी बड़ा दिलचस्प है। आप याद करिए कि सीतापुर को लेकर मामला फंसा था सौरभ बाबू, और प्रियंका गांधी ने जब अखिलेश यादव को फोन किया तो कहा कि आप हाथरस ले लो और सीतापुर मुझे दे दो। जब ये बात हो रही थी तब कांग्रेस नेतृत्व के जहन में एक नाम था, नकुल दुबे। ये बीएसपी से आए हैं, मायावती की सरकार में मंत्री रहे, सतीश चंद्र मिश्र के रिश्तेदार भी हैं और पिछला चुनाव उन्होंने बीएसपी से लड़ा भी सीतापुर से। 4 लाख के करीब उनको वोट भी मिला था। तब एसपी बीएसपी का गठबंधन था, 4 लाख से अधिक वोट मिले थे। नकुल दुबे की नजर सीतापुर पर थी, लेकिन जैसे ही ये सब चल रहा था, नकुल दुबे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो ऑलरेडी मन में बना चुके थे कि भाई सीतापुर में मुझे नहीं जाना, चुनाव नहीं लड़ना है जी। और सीट मिल गई, सीट ले भी लिया। अब करे तो क्या करे कांग्रेस पार्टी भाई? तो फिर उसके लिए भी ढूंढा जा रहा है। तो एक नाम अभी तलाश लगभग पूरी कर ली गई है। अब वो कहीं ना भटक जाए, वो कहीं ना मना कर दे, अलग बात है। याद करिए कि राकेश राठौर जी बीजेपी के विधायक हुआ करते थे जब कोविड का टाइम था, और तब सरकार के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो खूब बयान दे रहे थे कोविड में कोई इंतजाम नहीं किया गया है। बाद में वो यही स्वामी प्रसाद मौर्य इन लोगों के साथ चले आए थे, यहाँ पर भी उनको टिकट नहीं मिला, फिर वो कांग्रेस में चले आए, तो हो सकता है उनका हो जाए।
याद करिए कि अभी भी जो बात चल रही है उसमें यह है कि श्रावस्ती की सीट कांग्रेस को मिल सकती है। प्रियंका गांधी ने इस बात की अपील भी की है अखिलेश यादव से। अब सोचिए कि श्रावस्ती की सीट अगर प्रियंका गांधी मांग रही है तो वो कौन नेता होगा जिसके लिए चुनाव वो ये सीट मांग रही थी। वो भी बीएसपी से आए हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जिक्र हो रहा था। वहां पर मुस्लिम ठीक ठाक है, जी। तो लगा नसीमुद्दीन सिद्दीकी को चुनाव लड़ा दिया जाए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जब पता लगा कि श्रावस्ती इसलिए मांगी जा रही है तो उन्होंने कहा भैया हम कहाँ चुनाव लड़ेंगे। मैं कहा हमीरपुर साइड का, मैं वहां चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं। तो वहां भी यह मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। दो तीन ऐसी सीटों के बारे में और भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि उम्मीदवार वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। नया मामला जो आया फतेहपुर सीकरी का, फतेहपुर सीकरी समाजवादी पार्टी से कांग्रेस ने ले ली है। पहले जब ये बात चल रही थी कि फतेहपुर क्यों चाहिए, तो कांग्रेस नेतृत्व के मन में जिसका छवि थी, जिसके चेहरा था, वो था राज बब्बर का, कि राज बब्बर यहां से चुनाव लड़ लें। राज बब्बर साहब को जब ये बात बताई, उन्होंने कहा मैं कहां चुनाव लड़ूंगा फतेहपुर सीकरी से। अब वहां भी एक नेता ढूंढे जा रहे हैं कि फतेहपुर सीकरी से कौन चुनाव लड़ेगा। तो बड़ा दिलचस्प हो गया कांग्रेस कैंप में। वो सीट ले ली गई पर चुनाव कौन लड़े, ये हास्यास्पद होता जा रहा है पूरा मामला। बिल्कुल, गठबंधन के लिए पहले मुश्किल हो रही थी, गठबंधन तय हो गया, 17 सीटें मिल गई और अब उन 17 सीटों पर चुनाव कौन लड़ेगा ये तय करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिनके नाम पर, जिनके लिए लड़ाई लड़ी गई, अब वही पीछे हट रहे हैं, ऐसा दावा पंकज जी आ रहा है सामने। हाँ, 3-4 लोग लेकिन चुनाव प्रचार करने उतर भी गए हैं। अच्छा। उनकी तस्वीरें लोग रोज आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं। दानिश अली हैं, इमरान मसूद है, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह है। इन लोगों ने बिना देरी किए चुनाव प्रचार अपना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, अब अगले चुनाव की बात करने उससे पहले एक और सीट की बात कर लेते हैं, संभल, जहां कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे भी थे और कहा गया कि उस पूरे मंडल में संदेश देने का प्रयास किया गया उनकी तरफ से, क्योंकि वो पूरा मंडल पिछली बार भारतीय जनता पार्टी हारी थी, सभी सीटें वहाँ की हारी थी। उसी संभल से जो फिलहाल सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अस्वस्थ चल रहे हैं, और अस्वस्थ चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कौन प्रत्याशी होगा इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है, और चर्चा के साथ ही घमासान भी शुरू हो गया है। पंकज जी, क्या घमासान है? देखिए, आज की तारीख में समाजवादी पार्टी कैंप में आप किसी से पूछिए कि आपकी सबसे श्योर सीट कौन सी है, तो जानते हो, मैनपुरी और आजमगढ़ भी नहीं कहते हैं। कहते हैं कि सबसे पहला नंबर जो है वो संभल, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क साहब वहां से चुनाव लड़ेंगे, वो जीत जाएंगे। मतलब एकदम 100% गारंटी के साथ माना जा रहा है कि बर्क साहब लड़ेंगे और जीत जाएंगे। 94 साल के होंगे बर्क साहब, और जो मन में आता है वो बोलते हैं। वो मुस्लिम समाज में तुर्क कहा जाता है, तुर्क बिरादरी के। तो संभल में तुर्कों के पास ये हैसियत है राजनीतिक तौर पर कि वो हार जीत तय करते हैं। 2014 के चुनाव में वैसे वो हार गए थे, ये अलग मसला है। अभी 2 दिनों पहले अखिलेश यादव उनको देखने गए थे, और जो जानकारी मिल रही है कि वो दिनों दिन उनकी तबीयत खराब हो रही है। तो पार्टी प्लान बी पे भी काम करती है। अब अगर शफीकुर रहमान बर्क साहब चुनाव लड़ने की नौबत में नहीं आते तो ऐसी सीट जिसको श्योर शॉट माना जा रहा था, वहां क्या होगा। अब उनके पोते जियाउर रहमान जो विधायक भी हैं, और बर्क साहब ने जिद करके उनको विधायक बनवा दिया। उनकी ऐसी स्थिति नहीं है, ना उनका राजनीतिक हैसियत ऐसी है कि वो चुनाव लड़े और सांसद बन जाए। और वहां समाजवादी पार्टी भी वही कई खेमों में बटी हुई है। एक राज्यसभा के सांसद है, आप याद करिए, जावेद अली खान, समाजवादी पार्टी की जी। वो भी वहीं के हैं, पर बर्क साहब से उनके भी ताल्लुकात अच्छे नहीं। इकबाल महमूद, याद होगा, विवादों में काफी रहे, मूंछ वाले, समाजवादी पार्टी के विधायक जी। वो पार्टी चाहती कि कहीं वो लड़ लें। अगर वो लड़ लिए तो फिर जो अभी बीमार चल रहे हैं बर्क साहब, वहीं से अस्पताल से ही नाराज हो जाएंगे। तो बिना बर्क साहब के अनुमति लिए हुए ऐसा कौन सा चेहरा हो जो संभल से चुनाव लड़ ले और जीत ले। अखिलेश यादव का संकट जो है वो संभल को लेकर बढ़ता जा रहा है कि अगर बर्क साहब स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर नहीं निकले तो जो श्योर शॉट सीट है, गारंटी है कि यहाँ जीतेगी ही जीती समाजवादी पार्टी, वो मुश्किल होता दिख रहा है। बिल्कुल, तो समाजवादी पार्टी की सबसे श्योर शॉट सीट जो है वो फिलहाल घमासान में फंसी हुई है, और एक और घमासान 27 तारीख को होने वाला है, उत्तर प्रदेश में है, वो राज्यसभा चुनाव का। और वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट है और भारतीय जनता पार्टी की 8वीं सीट है, वो श्योर शॉट नहीं है। मगर ऐसा पंकज जी ने हमें बताया है, पूरी कहानी आपको बताएंगे, कि बीजेपी उसको श्योर शॉट करने के करीब पहुंच गई है। जो घमासान चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच, समाजवादी पार्टी को 1-2 वोट चाहिए, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनको चाहिए 10 वोट, और 10 वोट इकट्ठा करने में बताया जा रहा है वो कामयाब हो गए हैं। क्या पंकज जी ऐसा हो गया है?
देखिए, आज अगर हम बात करें ना, हर दिन वो बदल रहा है स्टॉक एक्सचेंज की तरह। कभी एनडीए का भाव बढ़ता है तो कभी समाजवादी पार्टी कांग्रेस कैंप का भाव बढ़ रहा है कि ये 8वां उम्मीदवार बीजेपी का जीत लेगा। कभी लगता है समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार जीत लेंगे। पल्लवी पटेल की खबर आई कि भाई ऐसा है कि वो वोट करेंगी, लेकिन रामजी लाल सुमन को ही वोट करेंगी, वो दलित है, पीडीए फॉर्मूले में आते हैं। तो थोड़ा सा अखिलेश यादव के लिए राहत की खबर आई। लेकिन उसके बाद जो तेजी से घटनाक्रम बदले हैं, एक्चुअली हो क्या गया है ना, बीजेपी नेताओं में नंबर बढ़ाना है सबको। कहा? जी। दिल्ली में। तो उस चक्कर में सब एकदम लग भिड़ गए हैं। अच्छा, कुछ नेताओं की इसी दौरान आज और कल में प्रधानमंत्री के सामने मुलाकात भी हुई है, वहां भी आशीर्वाद मिला है। तो नंबर बढ़ाने में कहा, तो उससे पहले सब होमवर्क करके गए हैं। उसी होमवर्क में वाराणसी से जो पता लगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जी। कि एक व्यक्ति ने एक बड़ा गेम कर दिया है। वो योगी सरकार में है, ताकतवर हैं, तो और कभी बसपा में रहे हैं वो। तो उन्होंने गेम ये किया है कि जो समाजवादी पार्टी में बसपा से आए हैं, एक बड़े नेता हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो बीमार भी चल रहे हैं, उनसे संपर्क साध लिया है। उनसे संपर्क साधा उनके दामाद के थ्रू, जो दामाद सरकारी नौकरी में है। उनसे मुलाकात हुई, बात वहां तक पहुंची, और उनके साथ 2 और विधायक हैं। महिला विधायक के बारे में कहा जा रहा, नाम बताना उचित नहीं होगा। जी। तो एक नेता को साधा उन्होंने, उनके साथ 2 महिला विधायकों को साधा, और 3 का आंकड़ा उन्होंने पूरा कर लिया, और वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं। मतलब कि चलो भैया, मैंने अपना कोटा पूरा कर दिया। जी। कहानी ऐसे ही एक और नेताजी की भी है। अच्छा। उन्होंने भी 2 का जुगाड़ कर लिया। उनके दावे पर यकीन करें तो ये दोनों मुस्लिम समाज के विधायक हैं। अगर अरे। उनके दावे की सच्चाई हो गई तो खेल बड़ा उलट सकता है। इस बीच आज एक खबर आई होगी, आपने गौर किया होगा कि कानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट से जी, समाजवादी इरफान पार्टी के सोलंकी। कानपुर के उनकी जो अपील थी खारिज हो गई। हालांकि हाईकोर्ट जाएंगे, वो जाए या अब्बास अंसारी जाए या रमाकांत यादव जाए, इसमें से 2 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो उनकी जो पता चल रहा है कि उनको परमिशन नहीं मिलेगी वोट डालने की, तो वैसे ही आप 3 कम कर दीजिए। जी। और ये 3 और 2 5, एक और खेल है। जी। एक है बीएसपी के सांसद, और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। बातचीत आखिरी राउंड में है। उनके पिताश्री हैं समाजवादी पार्टी में, अच्छा। और उन्होंने जी। संपर्क साध लिया है कि भैया टिकट मिलेगा, उससे पहले आपको अग्नि परीक्षा देनी है। तो पिताजी उस अग्नि परीक्षा को देने को तैयार हो गए हैं। तो मामला कुल मिला के जितनी की जरूरत थी वहां तक पहुंच गई है। राजा भैया ने अपना मन नहीं खोला है, लेकिन मन कहां जाएगा ये लोग मान कर चल रहे हैं कि 1-2 फोन कॉल जाएंगे जी। तो राजा मान जाएंगे और फिर बात बन जाएगी। बिल्कुल। तो मुझे तो लग रहा है इस तरीके से आंकड़ेबाजी के खेल में बीजेपी कहीं 9वां में ना जिता ले अपना। जिस तरीके से सब लोग नंबर 9वां बढ़ाने में उम्मीदवार तो लगे नहीं हैं। है। हाँ, मामला बहुत दिलचस्प हो गया। मतलब पिछले 24 घंटों में बहुत तेजी से समीकरण बदले हैं। जी बिल्कुल। अब आते हैं अपने अंतिम खबर पे, जो कि सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबर भी इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो चली है, क्योंकि करीब 58 लाख अभ्यर्थियों का मामला है और उनसे जुड़े परिवारों का मामला है ये। चाहे वो पुलिस भर्ती का पेपर लीक का मसला हो या फिर आरओ एआरओ की भर्ती का मसला हो, दोनों ही परीक्षाओं का अगर बात करें तो करीब 58 लाख अभ्यर्थी इस बार परीक्षा में बैठे थे। तो इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं पंकज जी, आंदोलन तेज होता जा रहा है। आज प्रयागराज और हमने लखनऊ में देखा कि हजारों अभ्यर्थी जुटे, आंदोलन छेड़ दिया है और सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि आप स्वस्थ जांच कराइए किसी न्यायाधीश के अंदर में। और री एग्ज़ाम की डिमांड ज़ोर से है। मतलब प्राइमरी जो पहली डिमांड है वो है जांच, दूसरी है कि री एग्ज़ाम। इससे कम में नहीं मानने को तैयार है छात्र, ऐसा वो कह रहे हैं। अब चूंकि चुनाव करीब है और इस तरह कोई आंदोलन जो कि अभ्यर्थियों, छात्रों, नौजवानों से जुड़ा हो और उनके परिवारों से जुड़ा हो, जब आर्थिक पक्ष की बात आ जाती है तो वो परिवार भी पूरा जुड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या सोच रही है, क्या विचार कर रही है पंकज जी? देखिए, बड़ा ये आज की तारीख में यूपी में और जो लोग बच्चे परीक्षा देने आए थे, लाखों परिवारों के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है। और मैं इन बच्चों से बात कर रहा हूँ, फोन पे भी बात की, कई जगहों पे गया, और बहुत परेशानी है। मतलब बच्चे ट्रेन के टॉयलेट में 6-6 बच्चे बैठ के आए परीक्षा देने के लिए, और कितने मुश्किलातों से, सरकारी नौकरी वैसे भी नहीं है, आउटसोर्सिंग का मामला है, और बहुत परेशान है। और खासतौर से कांस्टेबल की भर्ती के लिए लाखों परीक्षार्थी बैठे थे। जी 48 प्रयागराज लाख में भी हाल 48 लाख बच्चे बैठे थे। और सोचिए क्या स्थिति है, इको गार्डन लखनऊ में हजारों बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। जी।
और बच्चों के मन में धीरे धीरे शक गहराता जा रहा है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है क्या, और बच्चे सबूत दे रहे हैं। आज शाम 6 बजे तक, यानी शुक्रवार को जब हम आपसे बात कर रहे हैं, शाम 6 बजे तक के लिए वो डेडलाइन दी गई है पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से कि आप सबूत लेकर आए। पहले तो ये कहा जा रहा था कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। जब दबाव बढ़ा, हर तरफ से बच्चे शिकायत करने लगे, हल्ला करने लगे, तो एक जांच कमेटी बैठा दी गई। अब जांच कमेटी बैठ गई और उसके बाद सबूत बच्चों से मांगे जा रहे हैं। बच्चे परेशान हैं, कह रहे हैं कि भाई एग्जाम शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप पे सवाल आ गए थे, सवालों के नंबर अलग अलग थे, कई बच्चों की अपनी शिकायतें हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इस बात को एड्रेस करना चाहिए। अगर पेपर लीक हो गया है, सरकार के लिए संकट यह है कि उसके सवाल उसकी साख का है, क्योंकि यूपी में हाल के दिनों में कई पेपर लीक हुए हैं। सरकार ये कहती है, यूपी सरकार की, वो सबसे अच्छी सरकार है पूरे देश में, अगर कहीं भी अगर देखें तो राज्य के मामले में। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रेस में सालों से नंबर 1 होते आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये कैसे हो रहा है, सिस्टम में आखिर इतना बड़ा लूपहोल कैसे हो गया। और सबसे बड़ा दावा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा ऐसा पक्ष है जो कि आप देखिए चुनावी कैंपेन में भी सबसे ऊपर रहता है, और ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही है कि पेपर लीक हो जा रहा है, इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था। और आज हम छात्रों से बात कर रहे थे, अभ्यर्थियों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बुलडोजर का जिक्र भी किया कि जो बुलडोजर चलता है उत्तर प्रदेश में, जो ब्रांड हो गया है, वो जो नकल करवाने वाले लोग हैं या जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, उनके घर पर कब चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अभी हाल में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी, वहां भी शिकायतें हुई, फिर वहां जांच दे दी गई एसटीएफ को, अभी तक जांच का इंतजार हो रहा। बच्चे रेस्टलेस हो रहे हैं, दोबारा परीक्षा देनी होगी। मान लीजिए अगर ऐसा होता तो उनकी परेशानियों का तो कोई अंत ही नहीं है, तो वो बहुत परेशान है। धीरे धीरे दबाव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री बनारस में थे पीएम मोदी के साथ, मुझे जो जानकारी मिली है कि जांच का काम चल रहा है, और जब मुख्यमंत्री लौटेंगे, उन्होंने अपने अधिकारियों की बैठक बुलाई है, जल्द ही कॉल लिया जाएगा। 4 पालियों में परीक्षा हुई है सौरभ बाबू जी, और 2 पाली यानी फर्स्ट डे 17 तारीख को जो सेकंड पाली थी, और 18 तारीख इतवार को जो 4th पारी में परीक्षा हुई है। इन पारियों की परीक्षाओं के लीक होने की सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं। तो आज भर्ती बोर्ड के जब अफसर मिलेंगे मुख्यमंत्री से, उसके बाद कॉल लिया जाएगा आखिर इसमें करना क्या है, क्योंकि सवाल लाखों बच्चों का है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि लाखों परिवार हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार का इस पूरे मामले पर रुख साफ हो, और जो भी डिमांड्स हैं अभ्यर्थियों की और जो उनकी अपेक्षा हैं वो पूरी हों। इस पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है, हम लगातार अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं और सरकार का पक्ष भी आपको बता रहे हैं। जो भी आगे फैसला होता है वो भी आपको लगातार हम बताते रहेंगे। बाकी आज के ज़रूरी राजनीतिक घटनाक्रम आपको हमने बताया, पंकज जी ने तो ज़रूरी इंसाइट्स आपको बताए, चाहे राज्यसभा चुनाव को लेकर हो, चाहे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हो। और ऐसे ही लगातार हम आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर ऐसे ही आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। जनता से हमारी फिर से अपील है कि आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि किन मुद्दों पर हमें लगातार बात करनी चाहिए। शुक्रिया।